कंटिन्यू करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। ग्राफ आप सभी को यहाँ पे दिख रहा होगा। इसका क्वेश्चन नंबर ए हम यहाँ पे टारगेट करने वाले हैं। देखिए, तो सबसे पहले क्वेश्चन आप लोग पढ़ेंगे। ये कह रहा है एक एक्सपेरिमेंट हुआ है बॉटनी में, दो अलग अलग टाइप के प्लांट्स के ऊपर, एक प्लांट ए है एक प्लांट बी है। ये कह रहे हैं इनकी जो हाइट है उसको हमने 3 हफ्ते तक मेज़र किया है और रिजल्ट कुछ इस टाइप से हैं। आइए सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। ये कह रहा है प्लांट ए की हाइट 2 हफ्ते के बाद कितनी हुई। देखिए 2 हफ्ता ये है, तो उसके बाद जो प्लांट ए है भाई 2 हफ्ते के आफ्टर, यानी कि बाद में 2 हफ्ते के बाद कितनी हुई, तो आप उसका जवाब ये देंगे, यानी इसके बिल्कुल सामने आप लोग चलते रहिए तो आ जाएगा कुछ 7। तो ये सेंटीमीटर में है, तो 7 सेंटीमीटर आप इसका आंसर यहाँ पर लिख सकते हैं। और ऐसे ही पूछ रहा है 3 हफ्ते के बाद कितनी होगी, तो 3 हफ्ता ये पूरा कंप्लीट हो गया, उसके बाद की बात कर रहा हूँ। देखिए तो 3 हफ्ते के बाद कितनी होगी प्लांट ए। ये देखिए डॉटेड वाला प्लांट ए है, क्वेश्चन बड़े ध्यान से करना। अब ये डॉट आपको दिख गया, इसके बिल्कुल सामने आप जाएंगे तो आपको देखिए ये, तो 8 और 10 के बीच में 9, तो इसका 9 सेंटीमीटर आंसर आप सभी के सामने आ जाएगा। ऐसी बात करता हूँ पॉइंट बी की। ये भी आपसे वही कह रहा है 2 हफ्ते और 3 हफ्ते के बाद प्लांट बी की हाइट कितनी है, तो 2 हफ्ते के बाद तो ये रही, 3 हफ्ते के बाद ये रही। अब आप इसके सामने जाके खुद ब खुद प्लॉट कीजिए जैसे हमने पार्ट ए में किया था। बात करता हूँ पार्ट सी के बारे में। ये कह रहा है 3rd वीक में जो प्लांट ए है वो कितना ग्रो किया। देखिए 3rd वीक हो गया आपका एक तरीके से ये पूरा। तो यहाँ पर जो प्लांट ए है भाई, पहले उसकी हाइट कितनी थी 7 स्टार्टिंग में, लेकिन एंडिंग में कितनी हो गई 9 हो गई। तो भैया ये 2 सेंटीमीटर ग्रो किया है आपका पूरे के पूरे 3rd वीक के अंदर। उसके बाद ये आपसे कह रहा है प्लांट बी जो है फ्रॉम द एंड ऑफ सेकंड, अच्छा ये कह रहा है 2nd वीक के एंड से 3rd वीक के एंड तक कितना ग्रो किया है। तो देखिए 2nd वीक का एंड ये है, 3rd वीक का एंड आपका ये था, होपफुली 10 मुझे दिखाई दे रहा है। तो 7 से 10 भाई, जब 2nd वीक में था तो 7 सेंटीमीटर का था, जब 3rd वीक के एंड में आया तो 10 सेंटीमीटर का आ गया। अब इनके बीच का डिफरेंस ये कह रहा है कितना ग्रो हुआ है 2nd से 3rd वीक के बीच में, दोनों का आप डिफरेंस कर दो तो 3 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। ये कह रहा है कौन से वीक में प्लांट ए सबसे ज़्यादा ग्रो किया है। तो देख आप तो यहीं से पता लगा सकते हैं। देखिए सबसे फर्स्ट वीक की अगर मैं आपसे बात करूंगा तो प्लांट ए देखिए सिर्फ थोड़ा सा ही ग्रो हुआ है, यानी कि ये 0 है, तो 0 से बस 1 सेंटीमीटर बड़ा है। अगर मैं बात करूं 2nd वीक की, 2nd वीक ही आपको ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा। एक्चुअली में प्लांट ए डॉटेड है, तो हाँ तब भी 2nd वीक ही है एक तरीके से। भाई देखिए 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2 सेंटीमीटर था स्टार्टिंग में, लेकिन जब एंडिंग हुई तो 7 सेंटीमीटर आ गया, यानी कि 5 सेंटीमीटर यहाँ पर बड़ा है। तो 2nd वीक है जिसमें प्लांट ए में ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हमको देखने को मिली है। उसके बाद कौन से वीक में जो प्लांट बी है वो सबसे कम ग्रो किया है। तो देखिए प्लांट बी कौन सा हुआ, डार्क वाला। तो ये स्टार्टिंग का जो 1st वीक था, इसी में आपको देखने को मिलेगा कि प्लांट बी जो है उसने काफ़ी हद तक ग्रो अपनी कम दिखाई है। ये आपको ग्राफ के स्लोप से दिखाई दे जाएगा इजीली। भाई 1st वीक में आप देख सकते हैं सिर्फ 0 से 1 तक इंक्रीज हुआ है, ठीक है, और 2nd वीक में 1 से लेकर 7 तक इंक्रीज हुआ है, और 3rd वीक में 7 से 10 तक इंक्रीज हुआ है। तो सबसे कम ग्रोथ आपको कहाँ देखने को मिली है, ये 1st वीक में ही। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1st वीक। अब आपसे कह रहा है वर द 2 प्लांट्स ऑफ द सेम हाइट ड्यूरिंग एनी वीक शोन हेयर। एक सेकेंड, वर द 2 प्लांट्स ऑफ द सेम हाइट ड्यूरिंग एनी वीक। अच्छा ये कह रहा है कि जो 2 प्लांट्स है ना, ये प्लांट एंड प्लांट बी, कोई ऐसा हफ्ता है जहाँ पर इनकी जो हाइट है वो बिल्कुल इक्वल बड़ी हो। जी हाँ बिल्कुल है। ये आप देख सकते हैं। अच्छा ये तो 2 था, ये 2 सेंटीमीटर से कितना बड़ा है, नहीं भाई ऐसा तो फिर कोई भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं कि कहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो देखिए 2 लाइन है, इन्होंने जहाँ ये इस जगह पर इंटरसेक्ट किया है, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपसे कह रहा है जी ये जो पॉइंट है ये वाला, इसको जो भी आप मान रहे हैं, या फिर ऐसा लिख लो कि 2nd वीक के एंड पे ये दोनों ने बिल्कुल सेम हाइट यहाँ पे शो की है। इसकी लैंग्वेज बेशक अपने पास से बना लो या फिर आंसर शीट से देख लो, तो या जो मैं बोल रहा हूँ, जो डिक्टेट कर रहा हूँ, उसको आप लोग ले सकते हैं कि एट द एंड ऑफ 2nd वीक बोथ द प्लांट शोज सेम या सिमिलर हाइट। तो इस तरीके से आप आंसर को लिख सकते हैं। अब मैं चलने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए
अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है, ये ग्राफ है जो टेम्परेचर बताता है पूरे के पूरे वीक का। ग्राफ कुछ इस टाइप से है। ये फोरकास्ट है। फोरकास्ट मतलब जब हम अंदाज़ा लगाते हैं। एक्चुअल का मतलब क्या होता है, जो असल में होता है। भाई मैंने ये न्यूज़ में अंदाज़ा लगाया कि आज बारिश होगी, बट अब बारिश नहीं हुई, तो फोरकास्टिंग मतलब कि मैं एक अंदाज़ा लगा रहा हूँ। एक्चुअल मतलब जो असल में सिचुएशन होगी। चलिए तो मैं बात करूँगा आपसे। कहते हैं ऑन विच डेज वाज द फोरकास्ट टेम्परेचर द सेम एज द एक्चुअल टेम्परेचर। ये आपसे कह रहा है कि कौन से दिन पे जो फोरकास्ट टेम्परेचर था वो बिल्कुल सेम था एक्चुअल टेम्परेचर पे। देखिए यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट देखना पड़ेगा। तो सबसे पहली इंटरसेक्शन इन लोगों ने करी है ट्यूसडे में, तो इसका आंसर ट्यूसडे आया है। उसके बाद आप चेक कर लो, यहाँ पर देखिए फ्राइडे को भी इंटरसेक्शन हुआ है और एक इंटरसेक्शन संडे को हुआ है। तो संडे है, ट्यूसडे है और फ्राइडे है। ये 3 आंसर यहाँ पर हैं। मैंने साइड में लिखे हैं आंसर क्योंकि जगह नहीं है मेरे पास। आगे देखते हैं। ये आपसे कह रहा है व्हाट वाज द मैक्सिमम फोरकास्ट टेम्परेचर ड्यूरिंग द वीक। सबसे ज़्यादा फोरकास्ट वाला टेम्परेचर पूरे के पूरे वीक में आपको कौन सा देखने को मिला है। तो सबसे ज़्यादा फोरकास्टिंग जो हमको देखने को मिली है वो मैं मान सकता हूँ इसका स्लोप देखते हुए कि भाई यहाँ से फ्राइडे से सैटरडे के बीच में ये सबसे ज़्यादा स्लोप मेरे को दिखाई दे रहा है। भाई ज़्यादा कैसे, 15 टेम्परेचर से ये लोग कहाँ पर पहुँचे हैं, सीधा 30 टेम्परेचर पे पहुँचे हैं। तो यानी कि इसका आंसर यहाँ पे क्या हो गया, फ्राइडे। तो मतलब फ्राइडे से सैटरडे में सबसे ज़्यादा फोरकास्ट टेम्परेचर हम लोग को देखने को मिला है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ्राइडे टू सैटरडे। अब आपसे कह रहा है सबसे मिनिमम एक्चुअल टेम्परेचर ड्यूरिंग द वीक कौन सा है। एक्चुअली में ये देखिए मैक्सिमम फोरकास्ट की बात कर रहे हैं ना, ये इसका मतलब हो गया सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा देखिए ये एंड पे है, ये बिल्कुल यहाँ पर आप देखते हैं ना, ये डॉटेड लाइन फोरकास्ट वाली, ये सबसे ऊपर है। कब है, संडे। तो आप इसका बी वाले का आंसर संडे कर दीजिए। ऐसी ही मिनिमम आपसे पूछ रहा है भाई एक्चुअल टेम्परेचर सबसे कम कब था, तो एक्चुअल यानी कि डंडी वाला है। तो डंडा आप ये देखिए सबसे कम कहाँ पर जा रहा है, ये देखिए यहाँ पे, तो थर्सडे को एंड फ्राइडे को। तो सी वाले का आंसर थर्सडे भी है और फ्राइडे भी है। अब आपसे कह रहा है ऑन विच डे, कौन से दिन पे जो एक्चुअल और फोरकास्टिंग में डिफरेंस था वो सबसे ज़्यादा था। तो भाई देखना पड़ेगा। तो अगर मैं बात करूं आप लोगों से मंडे की, तो मंडे को तो सिर्फ देखिए थोड़ा सा ही डिफरेंस है, कुछ 2.5% के 2.5 डिग्री तक का ही डिफरेंस है। ट्यूसडे को ये दोनों इक्वल हैं बिल्कुल। वेडनेसडे की अगर मैं आपसे बात करूंगा तो यहाँ पर 25 और 30 यानी कि 5 डिग्री का है, यहाँ पर 2.5 डिग्री है, यहाँ पर 0 डिग्री का डिफरेंस है। ये डिफरेंस बता रहा हूँ मैं यहाँ पर। वेडनेसडे को 5 डिग्री का डिफरेंस है। थर्सडे की अगर मैं आपसे बात करूंगा तो यहाँ तक ये 2 खाने 5 के हैं एक्चुअली, क्योंकि आप देखिए ये जो 2 खाने हैं ये 5 के इक्वलेंट है। तो 5 + 2.5 कितना हो गया, 7.5। ऐसी फ्राइडे में कोई भी डिफरेंस नहीं है, संडे को भी कोई डिफरेंस नहीं है, और ये 2 खाने मतलब कि 5 डिग्री। तो देखिए सबसे ज़्यादा डिफरेंस मुझे थर्सडे को देखने को मिला है। तो आप इस तरीके से अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, अब मैं आगे आप लोगों से बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। अब इसमें हमको क्या करना है, इसमें हमें लीनियर ग्राफ बनाने हैं। लीनियर ग्राफ मतलब ये जो लाइन वाले ग्राफ होते हैं। देखते हैं कैसे बनाऊंगा। मैं इसको थोड़ा सा रफली यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, जो भी ग्राफ बनाऊंगा तो देखिएगा कैसे चीज़ें बनती हैं ये। तो क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहा हूँ आपसे मैं, फर्स्ट पार्ट की। तो सबसे पहले क्या है, आपको कुछ टेबल्स बनानी है। ठीक है, इन टेबल का यूज़ करना है बेसिकली, और लीनियर ग्राफ आपको बनाना है। तो देखिए लीनियर ग्राफ आपका कैसे बनेगा। तो ये स्केल वगैरह का आप यूज़ करिए। मैं थोड़ा सा इस तरीके से बनाने लग रहा हूँ। ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। अब देखिए यहाँ पर जो ईयर्स हैं उनको तो आप नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो 2003 यहाँ पर आ गया, 2004 यहाँ आ गया, 2005 यहाँ आ गया और 2006 यहाँ आ गया। उसके बाद अब जो फ्रीक्वेंसी होती है यानी कि नंबर ऑफ डेज, उनको मैं इस जगह लिखने वाला हूँ। तो 2-2 का गैप में लेने वाला हूँ। 2, 4, 6, 8, 10 और सबसे हाईएस्ट यहाँ 12 है। आप लोग इसको ग्राफ पेपर पे बनाएंगे, पेंसिल एंड स्केल का यूज़ जरूर करेंगे यहाँ पर।
आइए, तो 2003 के सामने क्या लिखा है? 8। तो कुछ नहीं, बस एक डॉट आपको इधर लगाना पड़ेगा। लीजिए, 2003 के ऊपर और 8 के सामने आप एक डॉट लगाइए। ऐसे ही 2004 के सामने क्या है? 10 है, तो 2004 के सामने ये कुछ एक डॉट आपको ऐसा लगाना पड़ेगा, ठीक है। और 2005 के आगे है 5, जो कि 4 और 6 के बीच में आएगा, तो तीसरा डॉट यहाँ हो गया। और 2006 के आगे है 12, तो चौथा डॉट आपका यहाँ हो गया। आप कुछ मत करिए, एक स्केल लेना है आपको, तो स्केल से ये दो लाइन ज्वाइन कर दो आप, बिल्कुल स्ट्रेट ज्वाइन कर देना। फिर उसी स्केल से ये दो लाइन आप ज्वाइन कर दो, और उसी स्केल से आप ये दो लाइनें ज्वाइन कर दो। लीजिए, आपका जो लीनियर ग्राफ था वो बिल्कुल इजी तरीके से बन चुका है। अब मैं आपके पास बात करने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 5 के बी पार्ट पर। यहां पर देखिए, तो ईयर को अगेन हमको नीचे ही लिखना पड़ेगा, तो इसका ये सेकंड पार्ट है। ये थोड़ा सा मैं फ्रीक्वेंसी वाला पोर्शन इसका बड़ा बनाऊंगा, आई डोंट नो कि कितना स्केल हमको लेना पड़े। ये नीचे वाला x हो गया है और ऊपर वाला y हो गया है हमारा। इसको हम छुपा लेते हैं ताकि कोई फर्दर कन्फ्यूजन हमारे पास ना हो। अब क्वेश्चन भी हमारी स्क्रीन पे है और उसी के साथ साथ जो सॉल्यूशन है वो भी हमारी स्क्रीन पे ही है। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो ईयर हैं उनको आप लोग नीचे लिखने वाले हैं। ईयर आप नीचे लिख दीजिए, ठीक है। अब क्या है, ईयर देखिए यहाँ पर कितने हैं? 5 हैं, तो 2003 है, 2004 है, 2005 है, 2006 है और 2007 है। तो ये ईयर हो गए हैं हमारे पास। ऐसी ही जो नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन है, ठीक है, तो नंबर ऑफ पीपल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। अब ये देखिए, ये जो मैन है ना यहाँ पर, उनके लिए तो मैं डॉटेड लाइन का यूज़ करने वाला हूँ मैन के लिए, और जो वुमेन है उनके लिए मैं यहाँ पर स्ट्रेट लाइन का यूज़ करने वाला हूँ। तो ये स्केल भी ना एक टाइप का आपको लिखना पड़ेगा। ये देखिए, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर कि जो मैन है उनके लिए डॉटेड लाइन का मैंने यूज़ किया है, वुमेन के लिए मैंने स्ट्रेट लाइन का यूज़ किया है। तो खैर, अब मैं आगे आप लोगों से बात करूँगा। तो अब देखिए, यहाँ पर आपको नंबर ऑफ मैन कितने दिए हैं? 12 हैं, 12.5, 13, 13.2 एंड 13.5। तो चलिए मैं एक काम करता हूँ, सबसे छोटा नंबर यहाँ पर 11 है, तो एक तो यहाँ पर मैं लगाता हूँ किंग, ठीक है। अगर आपको 0 1 2 3 से नहीं स्टार्ट करना है, क्योंकि भाई अगर मैं देखिए 1 2 3 भी लिखता हूँ तो मुझे 13 तक तो खाली रखना पड़ेगा, तो किंक लगा सकते हैं आप ऐसी जगह, ताकि ये बेकार की बातें ना लिखनी पड़े। अब आप डायरेक्ट 11 से स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ पर किंग का मतलब हो गया जैसे एक ऐसे निचोड़ देते हैं ना इसको, तो ये किंग का काम होता है। तो 11 हो गया। अब देखिए, पॉइंट में काफ़ी सारी वैल्यूज़ हैं। अब दो ऑप्शन है आपके पास, ये थोड़ी सी बड़ी बन जाएगी तो आप 11.1, 11.2, 11.3 ऐसे ले सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा बनेगा भाई, 30 तक का ऊपर बन जाएगा, ठीक है। या तो ये वाला काम आप कर सकते हैं। मेरे पास जगह का इशू होने के कारण मैं 5-5 का गैप ले रहा हूँ, तो 11 या 11 पॉइंट, चलिए कोई दिक्कत नहीं, 11.5 लेता हूँ मैं। ऐसी 12 लेता हूँ, 12.5 और 13, और साथ ही साथ में 13.5 और फिर यहाँ पे 14, ठीक है। तो आप छोटे से छोटा गैप ही लें, मैं रिकमेंड करूँगा 11 ले सकते हैं, 11.2, 11.4, 11.6, 11.8, ये सबसे आइडियल गैप आपके सामने रहेगा। पूरा पेज इसमें जो ग्राफ का है वो कवर भी हो सकता है, सफाई भी उसी में ही आएगी। मेरे पास जगह कम थी इसलिए मैं 5-5 का गैप ले रहा हूँ, आप 0.2 का ही गैप लेंगे, ऐसी रिकमेंडेशन मैं करता हूँ। चलिए, अब देखिए यहाँ पर जो मैन है ना 2013 में वो 12 है, तो आपको क्या करना है, डॉट लगा देना है। 2004 की मैं बात करूँगा तो 12.5 हैं, तो 12.5 बिल्कुल ऊपर लगाया हम लोगों ने। 2005 में 13 हैं और 2006 में 13.2 हैं, तो ये जो 13 और 13.5 के बीच में ही कहीं आ जाएगा 13.2, लगा देता हूँ। ग्राफ में आपका एक एक्यूरेसी अच्छी आएगी, ठीक है। मेरा तो एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि भाई जुगाड़ चल रहा है यहाँ, तो जो हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं यहाँ पर। तो चलिए आगे, तो 2007 में 13.5 है, थोड़ा सा बिल्कुल इसके ऊपर करूँगा। अब मैन थे, डॉटेड लाइन बनानी है, स्केल से बस इनको ज्वाइन कर दीजिए आप। डॉटेड लाइन बनाते हुए स्केल का ही यूज़ करेंगे आप, तो पॉइंट से पॉइंट मिलाना है, दैट्स इट। बचपन में गेम भी खेलते थे हम लोग इसकी,
तो पॉइंट से पॉइंट मिलाना, वो घर वर बन जाते थे किसी के, तो जिसका घर पहले बनेगा या ज़्यादा बनेगा वो जीतता था। तो ये बचपन की गेमिंग थी। तो कुछ उसी तरीके से आपको पॉइंट से पॉइंट मिलाने हैं, दैट्स इट। अब इसके बाद देखिए क्या है, वुमेन की बात करते हैं। तो सबसे पहले 11.3 है, तो भाई वो 11 और 11.5 के बीच में आने वाला है। ठीक है, आप समझदारी से लगाना अपनी। 2004 में 11.9 है, जो कि 12 के बिल्कुल पास आएगा, लेकिन थोड़ी सी नीचे। 2005 में 13 है, तो 13 है तो भाई उसको यहीं पर ही मिला दूंगा मैं तो। ठीक है, तो यहाँ देखिए इंटरसेक्शन हो जाएगा यहाँ पर इन लोग का। उसके बाद 2006 में 13.6 है, तो 13.5 से थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। और 2007 में 12.8 है, जो कि मैं 13 के पास थोड़ी सी नीचे करने वाला हूँ। अब आपको क्या करना है, स्केल लो, इन दोनों को मिला दो, स्केल लो, इन दोनों को मिला दो, स्केल लो, इन दोनों को मिला दो, और स्केल लो, इन दोनों को बना दो। ऊपर प्लॉटिंग आपने करी दी थी, मैन कौन सा है वुमेन कौन सा है, तो देखिए ग्राफ आपका सफाई से बन जाएगा। आप और ग्राफ शीट वगैरह का यूज़ करेंगे, स्केल का यूज़ करेंगे, तो और ज़्यादा अच्छी प्रेजेंटेशन इसमें आपकी आने वाली है। अब मैं चलूँगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, देखते हैं क्या टारगेट हमको करना पड़ेगा। टारगेट करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को। ये आपसे कह रहा है, एक कोरियर पर्सन है जो कोरियर वगैरह डिलीवर करता है। आई होप आप सभी लोग अवेयर होंगे। ठीक है, तो फ्रॉम अ टाउन टू अ नेबरिंग सब अर्बन एरिया। ठीक है, एक टाउन से एक शहरी इलाके में आ रहा है और पार्सल को देने एक व्यापारी को, मर्चेंट इज व्यापारी। उसका जो डिस्टेंस है वो कुछ इस ग्राफ से शो किया गया है कि भाई देखिए 1 घंटे में कितना कितना किलोमीटर वो चल पड़ा है। तो वो यहाँ से सारी बातें बता रखी हैं। तो यहाँ पर आपको बोला गया है कि भैया स्केल आपको बताना है टेकन फॉर द टाइम एक्सिस। ये जो टाइम एक्सिस कह लो या एक्स एक्सिस कह लो, तुम्हारी मर्जी है। यहाँ पर स्केल कितने का लिया हुआ है, तो यहाँ पर ये जो 1 आवर है इक्वल टू कितने हैं, देखिए 1 2 3 4 ब्लॉक के बराबर है। तो 1 आवर किसके बराबर है, यहाँ पे 4 ब्लॉक्स के बराबर है। या जो आपको आपके स्कूल के टीचर ने लैंग्वेज लिखवाई है उसको आप यहाँ पर परस्यू कर सकते हैं। अब आपसे कह रहा है हाउ मच टाइम डिड द पर्सन टेक फॉर द ट्रैवल, कितना समय लगा पूरी ट्रैवलिंग करने में। देखिए 8 बजे चला था और कितने बजे पहुंच रहा है, देखिए यहाँ पर बंद करा है ना इसने, तो ये 11:30 बजे। तो इन दोनों में डिफरेंस कितना हुआ, 8 से 9 1 घंटा, तो 8 से 11 देखिए 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा और आधा घंटा, यानी कि 3.5 आवर, 3.5 घंटे की इसने जर्नी करी है। टोटल टाइम इसको इतना लगा है। ये आपसे कह रहा है मर्चेंट का जो घर है वो टाउन से कितनी दूर है, टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी है इसने। आइए बात कर लेता हूँ। हाईएस्ट यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आपको, 22, तो 22 किलोमीटर इसकी टोटल डिस्टेंस है। अब आपसे कह रहा है डिड द पर्सन स्टॉप ऑन हिज वे, क्या वो पर्सन अपने रास्ते में रुका था। जी हाँ, ये देखिए ये 10 से लेकर तकरीबन 10:30 तक, ये आधे घंटे तक, जब ये स्ट्रेट लाइन है ना, यहाँ पर बंदा रुका था, क्योंकि यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है। तो बिकॉज डिस्टेंस इज कांस्टेंट बिटवीन 10 AM टू 10:30 AM, तो 10 से 10:30 बजे तक के बीच में डिस्टेंस कांस्टेंट होने के कारण हमको मालूम पड़ा कि जी हाँ वो पर्सन अपनी जगह कहीं पर रुका था अपनी यात्रा के मध्य में। ड्यूरिंग विच पीरियड डिड ही राइड फास्टेस्ट, कहते हैं कौन से पीरियड में सबसे तेज वो चला था। तो भाई ये तो देखना पड़ेगा। अब यहाँ 1 घंटे में देखिए इसने कितनी दूरी कवर की है, 10 किलोमीटर यहाँ पर कवर किया है। 8 से 9 के बीच में 10 किलोमीटर। 9 से 10 की अगर मैं आपसे बात करूँगा तो कितना, 10 से 6 यानी कि 6 किलोमीटर कवर किया है। और 10 से 11, तो भाई यहाँ तो रेस्ट भी लिया था थोड़ा सा, 11 का मतलब हो गया ये, तो चलिए चला होगा वो 16 से 19, ओ बस 3 किलोमीटर ही। और उसके बाद 11 से 11:30 में ये भी काफ़ी कम है। तो सबसे तगड़ी रफ्तार जो उसकी रही थी वो 8 से 9 के बीच में पूरा 10 किलोमीटर 1 घंटे में कवर किया था इसने। ऐसा कहीं पर भी कवर नहीं किया हुआ इसने। तो ये क्या हो गया, कौन से पीरियड में, 8 बजे से लेकर 9 बजे तक के पीरियड में सबसे तेज इसने अपनी राइडिंग करी थी।
उसके बाद मैं आपसे बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। कह रहा है कैन देयर बी टाइम टेम्परेचर ग्राफ एज फॉलोज, जस्टिफाई योर आंसर। देखिए, फर्स्ट हो सकता है, सेकंड हो सकता है, फोर्थ हो सकता है, थर्ड नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा, रीजन पर बात कर लेते हैं। बोल रहा है ना जस्टिफाई करो, तो रीजन पर भी एक दफा बात करेंगे हम लोग। देखिए, इसका मतलब क्या होता है कि टाइम के बढ़ने पर टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। तो भाई ये बात तो बिल्कुल ठीक है। मान लीजिए मैं एक ऐसी कंट्री में रहता हूँ, वहाँ अगर रात होती है, भाई टाइम बढ़ता रहता है, तो सर्दी भी बढ़ती चली जाती है। ऐसी ये दूसरा आपसे कह रहा है जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा टेम्परेचर घटना स्टार्ट हो जाएगा। अभी ये दोपहर की बात करता हूँ, जितना टाइम बढ़ेगा, जितनी दोपहर हो जाएगी उतनी गर्मी भी होने स्टार्ट हो जाएगी, ये वाली बात हो जाती है। ऐसी ही अगर मैं इसकी बात करूँ कि टाइम के बढ़ने से टेम्परेचर क्या है सर, कांस्टेंट है, बढ़ ही नहीं रहा। भाई आजकल के जो हमारे दिन चल रहे हैं, सर्दी ही है सुबह से लेकर रात तक की, एक ही टाइप के टेम्परेचर की, ये वाली बात हो गई। बट ये वाली बात देखिए झूठ है कि टाइम तो यहां पर कांस्टेंट, अरे टाइम तो चलता रहता है, टाइम कैसे कांस्टेंट हो जाएगा। और कह रहा है देखिए टेम्परेचर जो है वो बढ़ता चला चला जा रहा है, तो ये बात तो बिल्कुल गलत है। अब भाई आप खुद ही बताइए, इसी 1 मिनट में क्या टेम्परेचर बढ़ और घट दोनों जाएगा क्या? ऐसा, ये इम्पॉसिबल केस हो गया। तो थर्ड वाला केस जो है वो इम्पॉसिबल है, समझे बात को। तो यहां हो जाती है आपकी पूरी एक्सरसाइज खत्म।